तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैली के तीसरे क्लास में। इससे पहले हमने ये बताया था कि आपको नेचर ऑफ अकाउंट्स के बारे में, कि आपको नेचर कौन कौन से होते हैं अकाउंट्स के, ये हमने बताया था। तो अकाउंट्स के कुल कितने नेचर थे आपके? 4 नेचर, जिसके अंतर्गत हम लोग सारे काम को करते हैं। हम इसको एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं जो इस बार नए देख रहे हों। तो पहला आपको नेचर था क्या? एक्सपेंसेस, यानी कि खर्चे, और इस खर्चे को हम बता दिए थे। दूसरा था आपका इनकम, यानी कि किस प्रकार से हम लोग इनकम जनरेट करते हैं। तीसरा है आपका एसेट्स, और चौथा क्या था? लायबिलिटीज। इनमें सबसे पहले जो आपका है एक्सपेंसेस, इस एक्सपेंसेस को हमने देख लिया है। इस एक्सपेंस में आपको 2 टाइप के एक्सपेंस है, या हम पहले एक्सपेंस ये कहें कि जो भी पैसा हमारे पास से जा रहा है, जो भी खर्चा हो रहा है, आपका एक्सपेंसेस कहलाया है ना। एक्सपेंसेस कई प्रकार के अलग अलग हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस का टाइप्स कितने थे? तो 2 थे। कौन कौन से थे? तो एक आपका है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि प्रत्यक्ष खर्चा, और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि अप्रत्यक्ष खर्चा। हमने बताया था कि प्रत्यक्ष खर्चा वे खर्चा होते हैं, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस वे एक्सपेंस होते हैं जहां पे माल को बनाने में, यानी कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो जो खर्चा लग रहा है, वो सारा खर्चा आपको क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे मानते हैं कि अब आप एक कंप्यूटर बना रहे हैं, घर पे मानते हैं कुछ चाट समोसा बना रहे हैं, या फिर टीवी बना रहे हैं, फ्रिज बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले उसके लिए आपको एक माल को खरीदना पड़ेगा, कच्चे माल खरीदना पड़ेगा, यानी कि उससे रिलेटेड आपको कुछ मटेरियल्स खरीदने पड़ेंगे, और उन मटेरियल्स को कहीं एक जगह पर जाकर के आप उसको फिनिशिंग करेंगे। ठीक है, जब आप उसे फिनिशिंग करते हैं तो वो क्या होता है कि सारे खर्चे उसके अंतर्गत कुछ लेबर कॉस्ट हो जाते हैं, कुछ मानते हैं कि कहीं कहीं पर ईंधन का यूज होता है, कहीं कहीं पर गैस का यूज होता है। ठीक है ना। तो ये सारे खर्चे जो एक प्रोडक्शन में लग रहा है, यानी कि कोई चीज बनाने में लग रहा है, वो सारा खर्चा क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। उसी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमने कुछ कुछ बातें की थी, जैसे वेजेज, यानी कि मजदूरी जो होता है वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। वैसे मजदूरी जिसमें आपका अथॉरिटी है, जो सरकार का नहीं है, यानी कि जो बिना पढ़े लिखे मजदूर कह सकते हैं, या फिर जो डिग्री वाले मजदूर नहीं हैं, यानी कि बेजेज जो शारीरिक कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बेजेज, यानी कि हम लोग उन्हें क्या देते हैं? मजदूरी। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो वेजेज एंड सैलरी, यानी कि वो शारीरिक काम करते हैं या मानसिक काम करते हैं, लेकिन उनके सरकार का अथॉरिटी नहीं होता है सरकारी, इसीलिए हमने सैलरी देते हैं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं? बेजेज कहते हैं, यानी कि मजदूरी कर का वेतन है। लेकिन जनरली लोग काम जो कर देते हैं, जो भी लोग मानसिक रूप से काम करते हैं, जो मेंटल रूप से काम करते हैं, उन्हें हम क्या देते हैं? सैलरी ही देते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि सामान को लाने में, अगर फैक्ट्री तक पहुंचाने में, मानते हैं आपने परचेज किया, तो कैरेज इन परचेज, यानी कि खरीदने, जो आप सामान खरीद रहे हैं, तो खरीदने का खर्च क्या हो गया? आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद जब आप सामान को खरीद लेते हैं, तो खरीदने के बाद आप उसको कहाँ लाते हैं? जहां बनाना है फैक्ट्री में लाते हैं आप, है ना। तो फैक्ट्री में लाने तक का जो खर्चा है वो क्या होगा? आपका कैरेज ऑन परचेज। इसके बाद देखते हैं हम कि आपको कुछ और खर्चे होते हैं, जैसे डॉक चार्ज वगैरह, यानी डॉक चार्ज हमने कल बताया था। ये डॉक चार्ज में क्या होता है कि जैसे आप सामान को लोडिंग या अनलोडिंग जो करवाते हैं, मानते कहीं से सामान लाते हैं, तो कुछ अथॉरिटी वाले क्या होते हैं कि आपको लोडिंग का चार्ज लेते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज लेते हैं, है ना। तो उस पैसे को हम लोग देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? डॉक चार्ज के रूप में जाता है। ठीक है। लेकिन रही बात कि डॉक चार्ज जो टैक्स है, जो खर्चा है, उसे हम डायरेक्ट में क्यों रखे हैं? क्योंकि वो तो इनडायरेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि वो टैक्स है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मानते हैं कि कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर खरीद रहे हैं, मानते हैं हमने 10 पीस क्या खरीदा, लैपटॉप खरीदा या टीवी खरीदा। अगर वो टीवी 25,000 का है, आपको 1,000 रुपये लोडिंग चार्ज लग गया, ठीक है, तो आपको क्या कितना पड़ जाएगा? 1,000 पड़ा, तो 10 पीस है तो 25,100, है ना। या अगर 10,000 है तो 10,100, 20,100, इस प्रकार से लगेगा। तो वो जो चार्ज होगा, जो प्रोडक्ट आप ला रहे हैं, उस चार्ज पर भी क्या होगा?
आप उस प्रोडक्ट पर ही आप उस चार्ज को जोड़ देंगे, है ना। यानी कि जितने भी चीज, जितने भी पैसे, जितने भी टैक्स जो डायरेक्टली एक प्रोडक्ट के अंदर अटैच्ड हो रहा है, वो सारा क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, यानी कि प्रत्यक्ष खर्चा होता है। अगर 20,000 का सामान है, 200 रुपया टैक्स लग रहा है, तो 2200 आपका डायरेक्ट हो गया हो, ठीक है। इसके बाद आप ये देख रहे थे कि कभी कभी इम्पोर्ट ड्यूटी, ये भी आपको डायरेक्ट है। क्यों डायरेक्ट है? क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है कि जैसे मानते हैं कि अब अभी तो चाइना से लॉकडाउन वगैरह की वजह से नहीं आ रहा है, अधिकांश सामान आपको चाइना से आते थे। तो क्या होता है कि चाइना से मानते हैं कि अगर आप सामान लाते हैं तो चाइना वाला टैक्स तो लेगा जो लेगा, लेकिन भारतीय जो सरकार है वो भी आपसे टैक्स वसूलेगी, ठीक है। क्योंकि आप दूसरे जगह से सामान अपने भारत में ला रहे हैं, तो उसको सामान का भी तो चार्ज चाहिए, उसको भी तो कुछ टैक्स चाहिए, ठीक है। तो उस टैक्स को किस रूप में लेता है वो? इम्पोर्ट के रूप में लेता है। यानी कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, अगर जाएगा इंडिया से बाहर सामान, वो आपका एक्सपोर्ट कहला जाएगा, और यदि बाहर से कोई इंडिया में ला रहा है तो क्या हो जाएगा? इम्पोर्ट कहला जाएगा। तो ये सारे आपको क्या थे, गैस वगैरह, ईंधन वगैरह, कोयला वगैरह जो है, अगर मानते हैं फैक्ट्री में कुछ, कारखाना में कुछ बन रहा है, मानते हैं कि कभी कभी टंकी बनता बड़ा बड़ा, तो वहाँ पर कुछ ईंधन की जरूरत है ना। तो ये सारे चीज़ क्या होंगे? आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। यानी कि इतनी बातें ध्यान रखिएगा कि किसी माल को खरीदने के बाद या फैक्ट्री तक पहुंचाने तक या उसको बनाने तक का जितना भी खर्चा लगता है सर, आपका क्या होता है? डायरेक्ट में आता है। उसके सिवाय आपको बाकी जितने भी खर्चे होते हैं, जितने प्रकार के खर्चे हैं, वो सारे खर्चे किस में आते हैं? वो सारे खर्चे आपको आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। जैसे सैलरी, तो सैलरी हमने बताया था, और सभी को अकाउंट्स खाता क्यों बनाते हैं ये भी हम बताए थे कि सैलरी का खाता बनेगा, रेंट का खाता बनेगा, कमीशन का खाता बनेगा। क्यों बनेगा? ठीक है। तो इन सभी का खाता आपको बनाना इसलिए जरूरी है ताकि पता चल सके, क्योंकि हम लोग का माइंड इतना भी डेवलप नहीं हो जाता है सभी को कि एक बार में सभी को याद रखें। इतने अजीत भारती की तरह सब लोग नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से आप इसको मेंटेनेंस करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो हर चीज का खाता बनाते हैं। अब देखिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स क्या क्या थे। तो देखिए, पहला चीज तो बनाने तक का खर्चा डायरेक्ट। अब सामान बन गया है, यानी कि कोई प्रोडक्ट बन गया है या बना हुआ है, आप डायरेक्ट खरीद के ला रहे हो, उसको बेचने में जो भी खर्चा लग रहा हो वो सारा क्या होता है? इनडायरेक्ट। तो जैसे हमने बताया था कि कैरेज इनवर्ड, मानते हैं कि कैरेज इनवर्ड यानी कि सामान को फैक्ट्री तक पहुंचाने में जो खर्चा लगा वो आपको डायरेक्ट। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट बन गया और इसको कहा जाए कैरेज आउटवर्ड, यानी कि किसी सामान को अब फैक्ट्री से बाहर ले जाना है बेचने के लिए, तो बेचने में खर्च। कभी कभी मानते हैं कि प्रोडक्ट बन गया है लेकिन बिक नहीं पा रहा है, तो आपको उसके लिए कुछ कमीशन देने पड़ते हैं, ठीक है ना, कि भाई साहब इतना बिचवा दीजिए, हम आपको इतना रुपया देंगे या इतना प्रोडक्ट देंगे। तो इस प्रकार से कमीशन में खर्चा। अगर मानते हैं कि कोई रेंट उंट लेकर के है, एक दुकान लिया है और दुकान में रेंट पर लिया है और वहां सामान बेच रहा है, तो रेंट का खर्चा, है ना। तो वो सारे आपको इनडायरेक्ट खर्चे में आते हैं। फिर इसके बाद बताए थे कि अगर आपको मानते कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी है, ऐसा हो नहीं, मानते कि आग लग जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? लॉस बाय फायर, यानी आग से खर्चा हुआ आपका, वो भी आपका इनडायरेक्ट। क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि कितना आपको आग लगेगी, कितना आपका सामान लॉस होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये आपको जो चीज पता ही नहीं चल रहा है कि कब कितना किसी को देना पड़ सकता है, ठीक है, या कब क्या कर सकता है लोग, तो वो आपको क्या हो सकता है? इनडायरेक्ट। लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से लग चुका है किसी चीज पर खर्चा, वो आपका क्या होता है? डायरेक्ट होता है। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट क्या होता है? मानते हैं कि अब कहीं कुछ हो जाए, कोई सामान है आप चोरा के लेके चल आवे, है ना, तो चोरी से आपका कुछ नुकसान हो गया हो, तो वो आपको इनडायरेक्ट खर्चा में आ जाते हैं। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के बारे में हम जानेंगे कि अगर लॉस भी हमारा हो रहा है तो वो भी एक प्रकार के खर्चे में आ जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इस सभी चीज़ को। तो एक एग्जाम्पल हमने बताया था। फिर एक होता है आपको जो इम्पोर्टेंट्स है वो सारे बता देते हैं कि फिर कभी कभी लोग ब्रोकरेज, दलाली, घूस वगैरह खाते हैं, कितना में इतना लेंगे, या दलाली में कभी कभी जानते हैं कैसे लोग खाते हैं। कभी कभी इस प्रकार से कि जैसे मानते हैं कि किसी को बहला फुसला करके
कोई ज़मीन को बेचवा दिए, ठीक है, और ज़मीन बेचवा करके अगले से कम दाम में बेचवा करके आपने प्रॉफिट ले ली, तो वो एक प्रकार का दलाली कहलाया। कमीशन दलाली की तरह नहीं है, क्योंकि कमीशन में क्या होता है कि हाँ इतना एक काम आप करवा दीजिए, हम इतने रुपये आपको देंगे, ये आपको क्या हो गया कमीशन। लेकिन अगर दलाली की बात करें तो बीच में एक दलाल खाने वाला होता है कि चलो भाई तुमसे इतना में बेचवा देंगे और तुमको इतना में देंगे, और बीच में जो आएगा हम लोग रख लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज, तो ये भी खर्चे किस प्रकार के हैं आपको इनडायरेक्ट। बस इतना आप याद रख लीजिए कि किसी प्रोडक्शन में खर्चा डायरेक्ट, प्रोडक्शन के बाहर हर तरह का खर्चा क्या होगा इनडायरेक्ट। अब मानते एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कह दें या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कह दें, यानी कि मानते हैं कि आप कहीं प्रचार प्रसार कर रहे हैं आप, तो प्रचार करने में भी तो आपको खर्चा लगता है। तो खर्चे आपको कौन से खर्चे में आ जाएंगे, सारे इनडायरेक्ट। कितने का आप पोस्टर लगवा रहे हैं, कितने आप लेबर चार्ज दे रहे हैं, आपको बनाने में दे रहे हैं, साटने में दे रहे हैं, है ना, सारा आपका इनडायरेक्ट। आप कहीं मानते हैं प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो प्रोग्राम करवा रहे तो प्रोग्राम का भी खर्चा क्या होगा आपका इनडायरेक्ट होगा। इसके साथ अभी बहुत सारे खर्चे हैं जो आगे चल के हम अभी और बताएंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी खर्चा इनडायरेक्ट में आपका आ जाएगा, मोटरसाइकिल वगैरह का इनडायरेक्ट में, ये सारे खर्चे आपको जो कि हैं इनडायरेक्ट रूप में आएंगे, ठीक है। चलिए तो कुछ और एग्जांपल्स भी हम लोग देखते हैं जो हमने बताया था। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ एक्सपेंसेस बता, और जो जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो सारे चीज़ हम बता रहे हैं, और ध्यान से सुनकर समझिएगा, क्योंकि लिखने से ज़्यादा आपको क्या होती है हर चीज़ को समझने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, खास करके टैली में, ठीक है। तो ये आपने जान लिया कि क्या क्या होते हैं इनडायरेक्टली के रूप में। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, पोस्टेज वगैरह है, कुरियर एक्सपेंसेस हमने बताया था, फ्री सैंपल, लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, डिस्काउंट, बैड डेब्ट, सारे हम लिखवा चुके थे, शायद आप पढ़ भी लिए होंगे पिछले अध्याय से। धीरे धीरे जो भी है सारे चीज़ को हम एक एक कर समझाते हैं। जो नहीं समझ में आए आप फिर से हमें बता दीजिएगा लिख करके कमेंट सेक्शन में, हम आपको उसको बता देंगे। कहता है ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ठीक है ना। ट्रेवलिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, इससे पहले कुछ कहानी को समझना है। ट्रेवलिंग का मतलब होता है कि कहीं मानते हैं कि कोई कंपनी में हम काम कर रहे हैं, कंपनी को अच्छा लगा काम के पर्पज से, या लगता है कि आदमी हमारे काम का है ना, तो कंपनी वालों की तरफ से यदि हमें कोई खर्चा मिलता है कि लीजिए सर ये आपका इतना का चेक है, आप कहीं से घूम करके आइए, यहाँ से या वहाँ का टिकट का फ्लाइट का बुक करवा दिए, तो ये सारे जो खर्चे जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जिसको हम कह सकते हैं कि घूमने वगैरह का जो खर्चा होता है वो सारे आपके किस में आएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। कभी कभी तो ऐसा भी सुनने को मिलता है कि मानते हैं कि कंपनी का कोई आदमी कोई ऐसे व्यक्ति को खोजता है जो कहीं काम करने वाला होता है। अगर एक कहानी के तौर पर हम सुनाएं तो ये कह सकता है कि जैसे मानते हैं कि आप कहीं काम कर रहे हो और आपका अटेंडेंट कोई बचपन का साथी जो है आपको कॉल करते हैं कि सर कहाँ हैं, बोले हाँ जी बोलिए, तो आइए ना आप मिठाई खिलाते हैं, ठीक है। अब सोचिए कि यदि कोई सुबह सुबह उठ के आपको फ़ोन करे और कहे कि आइए मिठाई खिलाते हैं, है ना, तो आप क्या सोचिएगा कि क्या बात है भाई, कुछ तो है बात। गए किसी होटल में, वहाँ खाए 4 मीठा और ऊपर से दिलवाया, ठीक है। सोचे कि बात क्या है भाई, बोले क्या बात है, अरे कुछ हो नहीं यार, जानते हो मकान मालिक बड़ी तंग कर रहा है, हमें एक रूम ढूंढना है। चलिए रूम ढूंढना है, तो आप सोचिए जब आपका उस मिठाई खिलाया है और उस मिठाई का रसगुल्ला यदि आपके पेट में है तो आप कैसे बोलिएगा कि हम तुम्हारे साथ न चलेंगे, आपको तो जाना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर मानते हैं कि ऐसा लगा कंपनी वाले को कि ये आदमी उसके साथ जब दिन भर घूम सकता है, ये जरूर उसके काम के हैं, है ना। तो इस तरीक़ों से काम के पर्पज से या जिस पर्पज से भी अगर कंपनी की तरफ से गाड़ी भाड़ा घूमने का कहीं टिकट का कोई चीज़ मिल जाए तो आपको वो क्या कहलाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यानी कि घूमने वगैरह का खर्चा, ठीक है। इसके बाद ये आपका है ट्रांसपोर्ट अलाउंस या ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस में होता है। जैसे मानते हैं कि अब हम कहीं काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, ठीक है, वो कंपनी वाले हम के क्या कहते हैं कि सर लीजिए 1000 रुपया, आप घर से आते हैं घर से जाते हैं
तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा होता होगा, ठीक है। तो सैलरी के अलावे ये हमें कुछ और एक्स्ट्रा खर्चे देते हैं, ठीक है। तो यदि सैलरी के अलावे यदि कुछ और एक्स्ट्रा खर्चे देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंसमेंट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद मानते हैं डिलीवरी वाहन एक्सपेंसेस। डिलीवरी वाहन आपको पता ही होगा, कह सकते हैं आप कि डिलीवरी वाहन एक्सपेंसेस का मतलब कि जैसे मानते हैं आपने कोई ऑर्डर किया, ठीक है। ऑर्डर किया कि सर हमको इतना माल चाहिए, इतना हमारे घर पे पहुंचा दीजिए। तो यदि मानते किसी कंपनी की तरफ से या किसी दुकान की तरफ से यदि कोई गाड़ी आपके पास पहुंचाता है, घर घर जाकर डिलीवरी करता है, तो वो आपको क्या कहलाता है, डिलीवरी वाहन एक्सपेंस। ये ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस में ऐसा नहीं समझिएगा कि ट्रक उरक का भाड़ा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा अंतर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर घर में जो सरकारी वगैरह होंगे कर्मचारी, वो जानते होंगे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब होता है कि अगर कंपनी के तरफ से या किसी के तरफ से यदि आने जाने का भी खर्चा मिलता है तो उसे हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहते हैं, ठीक है। तो ट्रेवलिंग आपने समझ गए होंगे कि घूमने वगैरह का खर्चा जो कंपनी की तरफ से मिले, ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा कि सर लीजिए आने जाने का आपको खर्चा हो जाएगा। और डिलीवरी वाहन एक्सपेंस का क्या मतलब है कि अगर आपको कोई ट्रक के माध्यम से या किसी माध्यम से यदि कोई प्रोडक्ट को आपके पास जा कर के पहुंचाता है तो क्या कर सकता हूँ उसे, डिलीवरी वाहन एक्सपेंसेस, ठीक है। डिलीवरी वाहन एक्सपेंसेस में क्या होता है कि आपको एक जगह से दूसरे जगह आपको माल जा करके छोड़ता है। जिस तरह से आप देखते होंगे ना कि ई कॉमर्स कंपनियां वगैरह क्या होती है कि आपको कुछ पैसे ले करके जो है या कुछ सैलरी ले करके आपको हर जगह पे घर घर जा करके पहुंचाती है। आगे देखते हैं स्टाफ वेलफेयर, और ये सारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। याद कर लीजिएगा, अगर बताएं या ना बताएं, किसी प्रोडक्शन के छोड़ के जितना भी काम हो रहा है सारे कौन से खर्च होंगे, आप प्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे देखते हैं हम स्टाफ वेलफेयर। स्टाफ वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, कुछ छोटे कंपनियों में कुछ लोग काम करते हैं। अटेंडेंट क्या होता है कि उन्हें एक्सीडेंट हो जाता है या फिर मानते हैं कि हाथ पैर फ्रैक्चर कर जाता है और बिल्कुल लोग कभी काम करने लायक नहीं रहते हैं। तो क्या होता है कि कंपनी की तरफ से एक बार में 2 लाख 4 लाख कुछ पॉलिसीज मिल जाती है कि सर आप हमारे के यहाँ इतना दिन काम किए तो चलिए आपको हम कुछ पैसे दे देते हैं। या ऐसा हो सकता है कि चलिए भाई आपको 2000 4000 या 5000 आपका मेंटेनेंस खर्चा जो आपके सैलरी थे उस सैलरी के अनुसार आपको कुछ खर्चा हम आपको हर महीने घर पर आपको पहुंचवा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीकों से जो खर्चा हम लोग का होता है वो खर्चा क्या कहलाता है, आपका स्टाफ वेलफेयर, यानी कि स्टाफ के प्रति सुरक्षा, ठीक है। अटेंडेंस कुछ भी हो जाता है तो एक कंपनी जो है अगर करती है तो ठीक है, नहीं करती तो नहीं। तो कुछ कुछ कंपनियां जो है स्टाफ के लिए कुछ सोचती और समझती है कि अगर बहुत दिन काम कर लिए हैं तो अगर अटेंडेंस कुछ हो जाता है, हाथ पैर टूट जाता है, कट जाता है तो हम काम नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए कंपनियां उनको कुछ पैसे प्रोवाइड करा देती है। इसके बाद डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो याद कीजिए डेप्रिसिएशन को हमने पहले भी बताया था, ऐसे इसका हिंदी होता है मूल्यह्रास, ठीक है ना। और डेप्रिसिएशन कहने का मतलब होता है कि जैसे आप कोई सामान लेते हैं और इसमें क्या होता है कि कुछ न कुछ उसका वैल्यू जो है 2 साल बाद 4 साल बाद कुछ न कुछ क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे मानते हैं आज एक मोबाइल हम खरीदते हैं 10,000 का, तो क्या ये मोबाइल 3 महीना या 6 महीना बाद 10,000 का रह पाएगा, नहीं ना। इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि अगर आप 20,000 का या 30,000 का या फिर आप बिल्डिंग लिए हैं तो चाहे बिल्डिंग हो, मशीनरी हो या कोई भी एसेट्स हो, कोई भी एसेट्स, कोई भी संपत्तियां हो जिसका वैल्यू क्या होता है, कुछ समय बाद उसका वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज करता है, यानी कि घटते जाता है। किसको छोड़ करके, तो लैंड को छोड़ करके, ठीक है। लेकिन कभी कभी बिल्डिंग्स वगैरह में भी ऐसे होते हैं कि अगर पुराना बिल्डिंग है, जितने पुराना होते चला जाता है उसका वैल्यूएशन उतने घटता जाएगा। और यदि जितने ज़्यादा बिल्डिंग अगर मानते नया बना है, किसी मेन रोड पर बना है, तो कभी कभी कुछ समय के लिए वो बढ़ता है, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे पुराना होते जाता है उसका वैल्यूएशन क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यदि किसी एसेट पर उसका कुछ इकोनॉमिकल वैल्यू जो कमता हो यूज करने की वजह से या जैसे भी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो ये आपको क्या हो गया, डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्वांस एक्सपेंस, थोड़ा पानी पीते हैं। तो ये आपने देखा। इसके बाद आगे जो कन्वेंस एक्सपेंस, इसको ध्यान रखिएगा। तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस जो है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस और कन्वेंस एक्सपेंस एक दूसरे से थोड़ी सी जुड़ी हुई है। यहाँ पर हमने बताया था कि ये कहीं बाहर घूमने के लिए मिले यानी आउट स्टेशन के लिए, और ये आपका है लोकल के लिए। ठीक है, जैसे मानते हैं कि अब हम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी कोचिंग्स वगैरह कहीं भी काम कर रहे हो, सर क्या बोलते हैं कि 100-200 रुपया देते हैं, 500 रुपया देते हैं, और बोलते हैं मिश्रा सर थोड़ा ऐसा करिएगा कि आप उधर जा ही रहे हैं तो किसी सामान को लेते आइएगा, या एक ऑफिस है वहाँ पे बात करके थोड़ा काम करवा लीजिएगा मेरा। ठीक है, तो हम वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे जाते हैं तो गर्मी उर्मी के मौसम है, तो क्या होता है कि कुछ हम खा पी लेते हैं। ठीक है, और जो पैसा वो देते हैं 200 या 400, मानते हैं 500 मान के चलते हैं, और 500 रुपया हमारा क्या हो जाता है, खर्चा हो जाता है। तो अगर कोई निजी तौर पर लोकल अथॉरिटी के लिए यदि वो कोई खर्चा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेंस एक्सपेंस। ठीक है ना, यानी ये आउट स्टेशन के लिए और ये लोकल तौर पे यदि कोई खर्चा होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेंस एक्सपेंस। यानी कि अगर फिर इस तरह से कहें कि मानते हैं हम किसी लड़का को रखते हैं या किन्हीं को बोलते हैं कि चलो इतना एडमिशन करवा दीजिए, जा करके सब लोग एडवर्टीजमेंट कर दीजिए। ठीक है, अगर मानते हैं लड़का कहता है कि इतना तो सैलरी लेंगे ही लेंगे, मानते हैं कि किसी को मिलाने के लिए हमको कुछ अलग से भी तो खर्चा देना पड़ेगा। ठीक है, या हमें कुछ खाएंगे पिएंगे तब ना जा करके काम करेंगे, तो चले उसके लिए अगर हमने पैसा खर्च किए तो क्या कहलाया, कॉन्वेंस एक्सपेंस। इसके बाद है आपका फ्री सैंपल। ठीक है ना, तो फ्री सैंपल कहने का मतलब होता है कि फ्री में कोई चीज़ बांटना, यानी बिल्कुल फ्री में अगर कोई चीज़ आप बांटते हैं, ये सारे कौन से एक्सपेंसेस है, सारे इनडायरेक्ट हैं आपके। फ्री सैंपल यानी कि अगर आप कोई चीज़ फ्री में बांटते हैं तो आपका फ्री सैंपल कहलाता है। जैसे अगर मेडिकल में आप जाए, डॉक्टर के पास जाएं, तो क्या होता है कि एमआर वाले बोलते हैं कि सर आप ये दवाई तो खा ही रहे हैं, सर्दी खांसी में सिनारेट तो खा ही रहे हैं, थोड़ा हमारे वाले कंपनी वाला भी खा के देखिए, है ना। बुखार वगैरह में कालपोल तो खा ही रहे हैं, थोड़ा क्रोसिन खा के देखिए। अगर इस प्रकार से कुछ हो, अगर फ्री में मिल रहा है तो वो आपका क्या कहलाया, फ्री सैंपल। ठीक है, तो ये आपको कुछ इस प्रकार से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसको क्या करते हैं कि नेक्स्ट कुछ एग्जांपल उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका एग्जांपल्स है कोरियर एक्सपेंसेस वगैरह। कोरियर एक्सपेंसेस का मतलब कि जैसे मान लें हम सामान कहीं पे कोरियर के द्वारा भेज रहे हैं या कहीं पर कोरियर के द्वारा आ रहा है और उसमें अगर हमको एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं तो कोरियर एक्सपेंसेस आपको कहलाएंगे। पोस्टेज आपका हो गया, जैसे पोस्ट ऑफिस के द्वारा कोई चीज़ आया या फिर आप कहीं पर पोस्ट कर रहे हैं, और ये सारे चीज़ पैकेजिंग होते हैं, वो आपके कौन सा पोस्टेज एक्सपेंसेस में आ जाए। इसके बाद है लॉस बाय फायर, जो कि हमने बताया था कि लॉस बाय फायर का मतलब है कि अगर आग से कोई चीज़ लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए आग लगने की वजह से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉस बाय फायर। यानी कि किससे नुकसान हुआ आपको, तो आग लगने से नुकसान हुआ। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल्स है लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट कहने का मतलब है कि यदि मेरा माल या चोरी से लॉस हो, है ना, यदि चोरी से लॉस हो तो उसे हम अकाउंट्स की भाषा में क्या कहते हैं, लॉस बाय थेफ्ट। ये सारे चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे तो लॉस जो होता है जिसका वैल्यू घटता है तो उसको अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। लेकिन यदि वो कोई चीज़ का हानि हो आग से जल के या फिर चोरी वोरी की वजह से, तो उसे बोलते हैं लॉस बाय थेफ्ट एंड लॉस बाय फायर। ठीक है, इसके बाद डिस्काउंट और बैड डेब्ट्स, इसके बारे में भी हम बता चुके थे। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है, विथ एक्सेप्टेड, यानी कि पहले पीछे लेक्चर में आप देख सकते हैं, विथ एक्सेप्टेड यानी कि जो सहमति से आपका जो छूट दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट। और यदि हमें पैसे लेने का मन था लेकिन नहीं मिल पाया तो उससे हम क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स। ठीक है, चलिए इसको फिर से हम एक बार समझ लेते हैं बैड डेब्ट्स और डिस्काउंट को। जैसे मानते हैं कि हमने किन्हीं व्यक्तियों को उधार दिया। ठीक है, अगर हम 100 रुपया किसी दो पर्सन को उधार देते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक ए है और एक बी है,
क्योंकि हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, नहीं तो कभी कभी किसी का नाम सामने आ जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सोच लेते हैं कि ऐसा नहीं कि सर मेरे बदल बोल रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम किसी का नाम नहीं लेते हैं। चलिए हम 2 पर्सन लेते हैं, एक ए एक बी, ठीक है। हमने दोनों को 100 रुपये दिए। जो ए पर्सन वाले व्यक्ति थे उनसे जब हम पैसा मांगे तो वो बेचारे आकर के हमें 90 रुपया देते हैं, ठीक है। बात को ध्यान से समझिएगा। हमने किसी को 100 रुपये 2 व्यक्तियों को दिया, एक ए है एक बी है। इनको से जब हमने पैसे मांगे तो ये कितने रुपए ला करके दिए, 90 रुपया, और बोले कि सर अब हमसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। मानते हमारे फीस उसी ही है, 100 रुपया होता है, ठीक है। और वो क्या हुए यहाँ पर मानते हैं कि 90 रुपये ही दिए और बोले कि सर आप उम्मीद भी मत रखिएगा, हमसे यही बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि किसी के पास ना होगा तो या नहीं देगा तो हम उसको अथी नहीं करेंगे, ठीक है। बोले कि चलो भाई ठीक है, अब स्थिति नहीं है, अब कह रहा है, गुणात पड़ रहा है, चलो छोड़ देते हैं। एक क्या हुआ, विथ एक्सेप्टेड, यानी कि सहमति से हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, ठीक है ना। यदि हम अपने स्वेच्छा से अपने सुविधा के अनुसार अपने तरफ से यदि डिस्काउंट दिए, ये आपको क्या कहलाया, डिस्काउंट, छूट दिए, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। रही चीज बी वाला पार्टी, अगर हमने अगले बार क्या किया कि इनसे पैसे मांगे, बी वाले से बोले कि भाई पैसा आप लिए थे 100 रुपया, लाइए हमको दे दीजिए। वो आते हैं, वो भी गिनते चुनते लाते हैं और वो भी कितने देते हैं हमें, 90 रुपया। और बोलते तो हमने पूछा कि आपको तो हम जी 100 रुपया दिए थे, एक घर से मेरा पैसा लगा था, आपको 100 रुपया, फिर हम 90 क्यों दे रहे हैं। तो बड़ा स्टाइल से जानते क्या कहते हैं, बोलते हैं सर जिसका हम अथी लेते हैं 100 रुपया लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम 90 रुपया ही देते हैं, कॉलर और तान के बोलते हैं। सोचिए कि इनके बोली में इनके बोली में कितनी अंतर है कि नहीं। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये 90 रुपया दिए और ये भी 90 रुपया आपको दिए, लेकिन एहसान के, तो उस समय तो मन क्या करता है कि उलझ जाए, इनको छूट देने का मन करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। या फिर मानते हैं आप कोई पढ़ने आए, पढ़ करके 1000 रुपया होता है, पढ़ के 500 दिए, 500 लेके निकल गए, है ना, यानी कि वो दिए नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा, पैसा हम क्या समझे, डूब गया, नहीं मिलने वाला है। तो जब पैसा डूब गया, नहीं मिलने वाला है, तो उसको हम कहाँ एंट्री करते हैं, किस रूप में, बैड डेब्ट्स के रूप में, ठीक है। तो यही आपको अंतर है डिस्काउंट एंड बैड डेब्ट्स में। चलिए अब आगे चलते हैं। डिस्काउंट बैड समझ गए, लॉस बाय फायर, ऑफिस प्लस एक्सपेंसेस। देखिए अगर मानते हैं कि आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, किसी कंपनी में बैठे हुए हैं, तो कंपनी में या किसी ऑफिस में बहुत प्रकार के अलग अलग खर्चे होते हैं। जैसे आपको पानी, कोई गेस्ट आ गए तो चलो भाई उनको पानी पिला दीजिए, मीठा खिला दीजिए, चाय पिला दीजिए, है ना, या फिर और किसी तरह का खर्चा। तो अगर मानते एक्स्ट्रा खर्चा अगर हम करते हैं या ऑफिस से रिलेटेड जितना भी खर्चा होता है, सारे आपको किस खर्चे में आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। आगे नेक्स्ट है आपका स्टेशनरी एक्सपेंस। स्टेशनरी में जैसे मानते हैं कलम का, कॉपी का, किताब का, इस तरह का उससे आपको जगह खर्चा हो, पेजेज वगैरह का, तो वो आपके कौन से एक्सपेंस का लाएंगे, स्टेशनरी एक्सपेंस, ठीक है। चैरिटी, चैरिटी का मतलब दान पुण्य में अगर खर्चा होता है, याद रखिएगा, तो आप यहाँ पे कर सकते चैरिटी एक्सपेंस। इसके बाद डोनेशन यानी कि घूस, कमीशन यानी कि इसको क्या कह सकते हैं, कमीशन का मतलब ही आपको कमीशन, ऐसे तो इसको आयोग बोलते हैं या फिर इसको भी बोलते हैं कुछ पैसे कमाना, कि मानते हैं कि किसी चीज़ को हम बेचवाए, चले भाई कितना सामान हम बेचवाएंगे, इतना रुपया आपसे लेंगे, बात हुआ पहले से ही बोले, चले भाई इतना दे रहे हैं, तो ये आपको कमीशन हो गया किसी के बेचने में, ठीक है, या बेचवाने में। इसी से आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस आपको मिलेंगे, जैसे मोबाइल का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, ठीक है, या फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, मोबाइल बाइक का पेट्रोल वगैरह भरवा रहे हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस आपके कौन से होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा और टैली के जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, एक एक पॉइंट्स को आप अच्छे से समझिएगा, और लिखने से ज़्यादा इसमें आपको समझने की ही चीज़ है, और इन सारे एग्जाम्पल्स को आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि जब आगे चल के हम 2, 3 या 4 क्लास के बाद यदि हम डीआर से स्टार्ट करेंगे, तो उस समय से आपको क्या होगा
कि आपको ये सारे एग्जाम्पल सामने में आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सामने आएंगे, अकाउंट्स के नेचर पढ़ेंगे, फिर हम धीरे धीरे अकाउंट्स बनाएंगे, इन सभी का खाता बनाएंगे, फिर इनका खाता यानी लेजर बनाएंगे, और धीरे धीरे इन सभी को एंट्री जरूरत के अनुसार करते जाएंगे। तो अब हम चलिए देखते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ी देखते हैं एक्सपेंसेस और इनकम्स के बारे में। तो एक नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको नोट पॉइंट में ये समझाना चाहते हैं कि एक बात आती है इसमें, रिटेल मैनेजमेंट। ठीक है, तो रिटेल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मानते हैं आप कोई प्रोडक्ट या गुड्स वगैरह बेचते हैं, तो लास्ट में बेचने उचने के बाद जो आपको मिलाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिटेल मैनेजमेंट। ठीक है ना, यानी कि लास्ट में जो आप मिलाते हैं उसे क्या बोला जाता है, रिटेल मैनेजमेंट। एक आपका होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब एक तो ग्रोथ भी होता है और बनना भी होता है। मानते हैं कि अगर हमारे पास क्या है कि अभी 10 सिस्टम है, तो कुछ वैल्यूएशन है, लेकिन अगर धीरे धीरे करके मेरे पास अगर 20-50 सिस्टम हो जाएंगे तो क्या होगा, मेरी वैल्यू जब भी थोड़ा कम था वो थोड़ी हाई की ओर चला जाएगा, है ना। यानी कि जब ग्रोथ करेंगे तो मेरा वैल्यूएशन क्या होगा, बढ़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। अभी और बहुत सारी चीज़ ऐसे होंगे, या फिर आपको जो समझ में नहीं आएगा आप बताइएगा, कोशिश करके हम समझा देंगे। अब आपका नेचर का दूसरा, अकाउंट्स का जो आपका दूसरा नेचर है जिसे हम बताने जा रहे हैं वो है आपका इनकम। इनकम्स का कहने का मतलब, इनकम का मतलब आमदनी, आय। ठीक है, कहता है कि मनी कम्स थ्रू वेरियस, ठीक है, वे विथ सम कंसिडरेशन। कहता है कि मनी कम्स थ्रू वेरियस, यानी कि अगर पैसा किसी भी तरीकों से मेरे पास आ रहा हो, ठीक है ना, तो वो क्या कहला रहा है आपको, इनकम्स। और इनकम कहने का मतलब कि इनकम ऐसे नहीं यदि हमने कुछ उनको भी किया हो, जैसे मानते हैं अब कहीं हम काम कर रहे हैं, ठीक है, सैलरी हमें मिला, तो सैलरी एक प्रकार से क्या हो, इनकम, लेकिन उस इनकम के बदले हमने भी क्या किया, कुछ काम को किया। ठीक है, तो अगर पैसे कहीं से भी, अगर मानते हैं आप बैंक से लोन वगैरह ले रहे हैं, तो आप लोन रहे तो पैसे आपके पास आ तो रहे जरूर, आप सूद पर पैसे ले रहे हैं तो आपको सूद वाले पैसे आपके पास आ तो रहे जरूर, लेकिन वो पैसे फिर आपको बाद में क्या करना है, लौटाना है। तो जब आपको पैसे बाद में लौटाने हैं तो वो आपके इनकम्स नहीं कहलाएंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे, एक्सपेंस आपके हो जाएंगे। तो इन सभी बातों को भी ध्यान रखिएगा कि इनकम तभी होगा जब हमारे पास पैसा किसी चीज का आ रहा हो और उसके बदले में हमने भी उसे कुछ किया हो। ठीक है, जैसे मानते हैं कोई उधारी का पैसा दिया, तो उधारी का पैसा दिया तो क्या हुआ कि उधार का पैसा हमको मिल रहा है, हमने भी उसे कुछ प्रोडक्ट वगैरह दिया होगा। अब कोई मानते हैं सूद पर पैसा लगाए हुए हैं, हमने सूद पर किसी को पैसे दे दिए, ठीक है, तो पैसे उनसे सूद वाले तो बाद में लेंगे ही लेंगे, प्लस उन सूद का पैसा जो मेरे पास आ रहा है वो मेरे लिए क्या हुआ, इनकम्स हुए। बैंक से अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो वो क्या हुआ, मेरा इनकम हुआ, क्योंकि वो मेरे हैं, हमारे जो पैसे बैंक में जमा हैं उस पैसे का वहां पे कुछ इंटरेस्ट मिला। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इनकम्स क्या होते हैं, अगर किसी भी तरीके से मेरे पास पैसा आ रहा है लीगली तरीके से, वो सारे आपको क्या होते हैं, किसी काम की वजह से या किसी भी कारण से जो हम दोनों के बीच हो, है ना, किसी भी कारण से यदि पैसा मिल रहा है तो वो आपको क्या कहलाया, इनकम्स। लेकिन यहाँ पर एक और बात सामने आती है, कंसिडरेशन। ठीक है, और इनकम से जनरली कंसिडरेशन बताने से पहले हम समझ लेते हैं इनकम्स कितने प्रकार के होते हैं। इनकम्स हम लोग 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है बाय सेल ऑफ गुड्स और दूसरा होता है बाय सेल ऑफ सर्विस। अगर ये 2 चीज को छोड़ करके अगर आप और किसी तीसरे तरीकों से इनकम करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप किस रूप से इनकम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है हमें अभी 2 ही पता है कि हम सिर्फ 2 तरीकों से ही कर सकते हैं, या तो कहीं पर गुड्स बेच करके करेंगे या तो हम सर्विस बेच करके करेंगे। अगर हम कहीं पर पढ़ा लिखा रहे हैं, हम एक तरह से सर्विस बेच रहे हैं, अगर कहीं दुकान खोले हुए हैं, अगर वो दुकान मेरा चाय बेचने का ही क्यों ना हो धंधा हो और अगर उससे मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इनकम्स कहलाएगा। अगर मानते हैं मैं सैलून है तो सैलून में भी तो काम हो रहे हैं, उससे भी तो पैसे जनरेट हो रहे हैं, तो हमने वहां पर क्या कर रहे हैं,
हमने शारीरिक काम कर रहे हैं, है ना। तो किसी न किसी वजह से जो है आप दो ही तरीकों कर सकते हैं, या तो गुड्स बेचकर या तो सर्विस बेचकर, यानी कि या तो काम करके या तो सामान बेच के आप दो ही तरीकों से इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अब हमने ये समझते हैं कि इनकम जनरेट। अब यहाँ पे एक बात जो आती है कंसीडरेशन, इसका मतलब क्या होता है? तो कंसीडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल, ठीक है। कंसीडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल, जहां पर हम ये समझाते हैं कि अगर कहीं पर कोई लोग दुकान खोलते हैं या फिर तो क्या होता है कि हमारे बीच में एक जलन सी महसूस होती है कि पता नहीं ये फलना कैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि कोई भी लोग आगे बढ़ता है या हमारे पड़ोसी जो हैं कि कभी कुछ कर रहे हैं या हम ही आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पड़ोसी लोग देख करके जलते हैं, कैसे फलनवा आगे बढ़ गया, है ना। या फिर आप ये सोच के चलिए कि अगर दो दोस्त लोग जो हैं कि एग्जाम वगैरह दे रहे हों और एग्जाम देने के बाद क्या है कि एक फेल कर जाए और एक आपको पास हो जाए, तो क्या होगा कि उनके मन में कुछ न कुछ क्या रहेगा, अब ढाना रहेगा। ये सामने से तो आके बोलेंगे जरूर कि हाँ आप तो पास हो गए, लेकिन अंदर अंदर कुछ न कुछ मन में होगा कि काहे ने यह फेल हो गया, है ना। और नहीं तो या तो हम भी पास हो जाएं, तो ये तरीकों हो सकते हैं। तो लेकिन इसमें प्रतिफल कंसीडरेशन में ये भी आपको कहता है कि अगर मानते हैं कि कोई पड़ोसी दुकान खोल रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, आपको क्या हुआ, हमको इनवाइट किए, ठीक है, मानते हैं हमको इनवाइट किए कि आप रहते हैं, आप हम दुकान खोल रहे हैं या पेट्रोल पंप खोल रहे हैं या दूध का दुकान खोल रहे हैं, सुधा वगैरह का, आप थोड़ा आइएगा इन्विटेशन में। अब होता क्या है कि हम इन्विटेशन में चले गए, रात को खाए पिए, ठीक है, मन में तो था ही कुछ क्रोध की भावना कि कैसे आगे बढ़ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि अटेंडम रात को कुछ परिवार लोग आ गए और हमें क्या चाहिए कि दूध घर में नहीं था। अब हमने फ़ोन किया कि सर यहाँ पर, या भाई जी देखिए यहाँ पे हमें एक दूध का पैकेट चाहिए, क्या मिल पाएगा, आप दुकान पे हैं? तो बोले हाँ सर दुकान पर ही हैं, हम तो 12-1 बजे तक रहते हैं दुकान पर, भेजे किसी को दे देते हैं। तो सोचिए कि ऐसा नहीं है कि किसी के दुकान खुलने से आप मतलब कोई दिक्कत होता है, यहाँ पर दुकान खोलने से हमें भी फायदा हो रहे हैं और उन खोलने वालों को भी फायदा है। अब देखिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में मानते हैं कि आपको सारे गैसेस वगैरह या लॉकडाउन से पहले भी आपको डिलीवरी क्या होते घर पे पहुंच रहे हैं। तो घर पे मानते हैं कि अगर यही गैस टंकी, अगर मानते हैं हम पाई बीघा में हैं और एक गैस का टंकी हम लोग को बेला में पड़ता है या मखदूमपुर से पड़ता है, तो सोचिए 7 किलोमीटर जा करके गैस लाना पड़ता था। लेकिन अगर वही गैस घर पे आके पहुंचा रहा है तो उसमें फ़ायदा है या नहीं है, ठीक है। हमारा समय बच रहा है, समय का लॉस हो रहा है, थोड़ी बहुत पैसे लगते हैं, है ना, लेकिन बहुत बड़ी समस्या का लॉस होता है, समय का लॉस होता है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि कंसीडरेशन जो है ये आपको इनकम से जुड़ा हुआ बात था, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखवाए थे, ठीक है, कि यहाँ पर इससे क्या होता है कि कुछ न कुछ दोनों को फायदा होता है, जिसको हम प्रतिफल भी कहते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये कंसीडरेशन का मतलब या इनकम सब कितने तरह से जनरेट कर सकते हैं, 2 तरीकों से। एक होता है बाय सेल ऑफ गुड्स, यानी कि सामान बेच करके, और एक होता है बाय सेल ऑफ सर्विस, यानी कि काम करके, ठीक है। यदि आप काम करते हैं, आप काम ऐसा भी कर सकते, सर्विस आपको पहले बता चुके हैं, सारी चीज़ पहले एकदम स्टार्टिंग से 1 बाय 1 देखेंगे, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इनकम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जिस तरीकों से आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस 2 प्रकार के थे, उसी प्रकार से यहाँ पर इनकम्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं चले देखते हैं। और यहाँ पे इनकम का टाइप्स लिखवा करके आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए इसको शायद पता नहीं देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, चलिए इसको एडजस्ट कर लीजिएगा बोली के अनुसार, ठीक है, समझाएं उसके अनुसार। आगे लिख लीजिए 2 टाइप्स ऑफ इनकम। इनकम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है आपका डायरेक्ट इनकम, जिस तरीकों से आपको डायरेक्ट एक्सपेंस थे, और दूसरा आपको क्या था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको इनडायरेक्ट इनकम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
तो जनरली दो तरह के आपको इनकम्स होते हैं, एक आपका डायरेक्ट इनकम और दूसरा क्या होता है इनडायरेक्ट इनकम। जिस तरीके से आपको प्रत्यक्ष खर्चा और क्या होते हैं अप्रत्यक्ष खर्चा, अब हम लोग को उसी प्रकार से डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम को देखते हैं। और इसके बाद आज का क्लास हमारे यहाँ पे समाप्त होगा और अगले क्लास बहुत ही जल्दी हम इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। बस आते कि आपको बार बार कहते कि बस हमें चाहिए क्या लाइक्स, ताकि हमारा एनर्जी बना हुआ रहे और आप लोग के लिए प्रतिदिन हम आपको रेगुलर क्लास को बना कर रखें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको क्या पहला आपका क्या है डायरेक्ट इनकम यानी कि प्रत्यक्ष खर्चा। कहता है कि दैट टाइप्स ऑफ इनकम विच कम्स बाय सेल डायरेक्टली। कोई ऐसा इनकम हो, है ना, कोस्ट में देखिए लिखा हुआ मेन नेचर से, यानी कि कोई ऐसा इनकम या कोई ऐसा काम जिसके फलस्वरूप हमें डायरेक्टली किसी रूप में पैसे आ रहे हों, ठीक है। तो वो हमारा कौन सा इनकम होगा डायरेक्ट इनकम। आप जैसे मानते हैं कि कोई किसी का चाय बेचने का धंधा हो, जूता पॉलिश करने का धंधा हो, ठीक है। तो क्या होता है कि किसी एक बिजनेस करके जो है वो उसी पे निर्भर रह करके उससे जो पैसे आ रहे हैं उसी के अनुसार वो कार्य कर रहा है, यानी कि उसका वही धंधा है, चाय बेचने का ही धंधा है, जूता पॉलिश करने का ही धंधा है, सैलून्स का धंधा है ना। तो जो भी धंधे हो और उस धंधे से अगर पैसे डायरेक्टली रूप में बिजनेस में आए तो वो कहलाएगा आपको कौन सा इनकम डायरेक्ट इनकम। यानी कि कोई ऐसा कार्य जिससे पैसे डायरेक्टली रूप में हमारे पास आए कि एक इस काम का पैसा है, वो आपका कौन सा इनकम है डायरेक्ट इनकम। और वही है यहाँ पे कि इनडायरेक्ट इनकम कहता है अप्रत्यक्ष खर्चा में कि दैट टाइप्स ऑफ इनकम विच कम्स फॉर पीरियड या अदर देन, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि कोई ऐसा बिजनेस, ठीक है ना, कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसा काम जिससे इनकम्स तो आ रहे हैं लेकिन वो इनकम का जो टाइप्स होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मानते हैं अब ट्रेन वगैरह में देखते हो किसी को कुछ बेचते हुए, तो कभी मानते हैं कि कुरकुरे बेच देते हैं, कभी भुंजा बेच देंगे, कभी पपीता बेच देंगे, कभी मानते हैं कि ठेकेदारी में चल जाएंगे, तो कभी वहाँ लेबरिंग में चल जाएंगे। अलग अलग प्रकार के से काम होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार से आप इनकम को जनरेट करें। मानते हैं कि कहीं यहाँ पर स्टेज शो प्रोग्राम करवा दिए तो उन प्रोग्रामों में पैसा बच गया। आप कहीं पर किसी चीज़ का ठेका ले लिए, उनसे पैसा बच गया, ठीक है ना। तो अगर अलग अलग तरीकों से यदि आपके पास इनकम्स हो रहे हैं तो वो इनकम क्या कहलाता है इनडायरेक्ट इनकम, जिसको हम क्वेश्चन में ए लिख सकते हैं मेन नेचर से, ठीक है। यहाँ पर मेन नेचर बिजनेस यानी कि आपका किसी बिजनेस का धंधा है, उस बिजनेस में डायरेक्टली आपको पैसे आ रहे हैं, चाहे वो धंधा किसी चीज का हो, ठीक है, तो वो आपको डायरेक्ट इनकम। और यदि आपका कोई परमानेंट धंधा ना हो, अलग अलग तरीकों से पैसा को जनरेट कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। यानी कि जिसको हम कह सकते हैं मेन नेचर से, यानी कि आपको अलग अलग प्रकार से आप जो धंधा कर रहे हैं वो आपका क्या होता है मेन नेचर से। तो देखिए अभी तक जो हमने बताया नेचर के दो अकाउंट्स को आपने बता दिए, अकाउंट्स के दो नेचर, एक आपका खर्चा और एक आपका इनकम। इसमें कुछ और पॉइंट्स हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। तो हमने बताया था कि देखिए यदि आप बैंक से लोन ले रहे हो तो लोन ले रहे हो तो वो आपका इनकम नहीं है, ठीक है। यानी कि पैसा आ रहा है, हमने बोला कि पैसे आ रहा है किसी वजह से, यदि काम करने की वजह से कैसे भी, तो ये इनडायरेक्टली रूप में हमारे आ रहे हैं, ठीक है। कहीं पर सैलरी मिल रहा है, इनडायरेक्टली रूप में हमारे खर्चे हो रहे हैं। लेकिन यदि यहाँ पर मानते हैं कि हमें बैंक से लोन लिया है तो हमारा इनकम नहीं है। क्यों इनकम नहीं है? क्योंकि उसको बाद में फिर हमें क्या करना है, लौटाना है। लेकिन यदि आपको बैंक से इंटरेस्ट आ रहे हैं, है ना, यदि आपको पासबुक में कुछ पेमेंट्स है, अकाउंट पे पैसे हैं और उस पैसे का कुछ आपके पास इंटरेस्ट आ रहा हो तो वो इंटरेस्ट आपको क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। लेकिन आपका अगर लोन लिए हैं तो लोन आपका इनकम नहीं कहलाएगा, खर्चा कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आपको ये भी हम बताए थे कि अगर आपको कहीं पर कोई चीज़ बेचने का धंधा हो, तो बेचने का खरीदने का धंधा हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही रूप में आए, ठीक है।
या फिर आप एक्सपेंसेस में देख रहे थे कि आपको पैसे जा रहे हैं पर डायरेक्टली रूप से नहीं आ रहे हैं। आप मानते हैं कि कोई सामान आपको पसंद आ गया, आप इसको बेच दिए, आप बेच करके पैसा आ गया, तो ये भी आपका इनकम नहीं है, क्योंकि वो आपका एसेट था जो आपने बेच दिया। तो ये सारी चीज़ हम अकाउंट्स के नेचर में भी समझाए थे कि जैसे कोई सामान पसंद आ गया, या फिर कलम है, कलम मानते हैं कि कोई अमिताभ बच्चन साहब छू दिया, हमने ले लिया, और वो अगला व्यक्ति उसको 5 रुपये के कलम के 50,000 दे रहा, तो हम बेच दिए और उससे पैसे आए तो इनकम, तो ये आपको इनकम नहीं है, ठीक है ना। इनकम हम उसे ही कहेंगे जो डायरेक्टली रूप से हमारे पास किसी काम की वजह से या हमारे अलग अलग धंधे की वजह से आ रहे हों, वो हमारे क्या होते हैं, इनकम्स होते हैं। अकाउंट्स के जो 2 नेचर और हमारे पास बच रहे हैं, और 2 नेचर पढ़ाने के बाद आगे हम एंट्री सिस्टम को बताएंगे, और उन एंट्री सिस्टम को आगे चल करके हम डेबिट और क्रेडिट करना बताएंगे। यदि हमारी एक एक बात को समझ पाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से सारे नॉलेज आपको होते जाएंगे, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप चाहें तो मेरे नॉलेज के अनुसार, या आप जो भी अंकित सर से जो पढ़ते होंगे, या फिर किसी सर से भी हम कहते हैं, अगर आप दिमाग लगाते हैं, आप पढ़ते हैं, तो आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, और काम भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सारे कार्य को बिजनेस के अनुसार आपको बताने की कोशिश करेंगे। चले, तो लाइन भी कट गया है, इसके साथ आपको समाप्त भी करते हैं आज के लेक्चर्स को। थैंक्स।